नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। फेडरल बैंक की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी और इसलिए भी लगी हुई थी क्योंकि ये फेड चीफ की अंतिम बैठक थी और मई से नए फेड चीफ आ जाएंगे। इसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को इंतजार था कि क्या उस बैठक में होगा, किस तरीके से वो अपने अंतिम बैठक में संबोधित करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी हैं जो लगातार जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पर भी नजर रखते हैं, खबरों पर भी नजर रखते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग विक्रांत जी। अनुज जी, बड़ी लोगों की निगाहें थी फेड की मीटिंग पर कि क्या होगा। ये अंतिम मीटिंग थी क्योंकि अगली मीटिंग तो अब नए फेड चीफ करेंगे। क्या क्या बड़ी चीजें दिखाई दी इस बैठक से? देखिए विक्रांत जी, ये फेड मीटिंग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जोरेम पोवेल की लास्ट मीटिंग थी। और ऐसे टाइम में मीटिंग थी जिस टाइम पे एक वॉर सिचुएशन बनी हुई है। करीबन पिछले आप देखेंगे तो करीबन 2 महीने हो गए हैं इस वॉर सिचुएशन को। और ऐसे में क्रूड के भाव भाव बहुत एलिवेटेड हुए हुए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक इन्फ्लेशन का इशू होता है हर एक इकोनॉमी के लिए, हर एक सेंट्रल बैंक के लिए, वो उनके सामने है। उसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर जो एक्टिविटीज है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया जाए, और उसके साथ साथ ही उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। तो ये एक बहुत खास मीटिंग थी क्योंकि इससे ये पता लगता कि आने वाले जो फेड चेयर है केविन शाह, वो किस तरीके की रणनीति रखेंगे और उनको किस तरीके का व्यू लेके चलना है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं कि यूएस की इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन 2% का टारगेट था उसको अचीव कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। प्लस यूएस के अंदर जो एक इकोनॉमी स्लो डाउन आ रहा है वो यहाँ पर सबसे बड़ा उनका चिंता का विषय है। तो अब इसका असर, क्योंकि तेल के दाम जो आपने बात की अनुज जी, अब उसका असर तो पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। और अब हमारे यहाँ भी चिंताएं ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अब पेट्रोल और डीजल के लिए भी रास्ता खुल गया है। जी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अब इंडिया के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग होगा क्योंकि चुनाव की वजह से शायद पेट्रोल के भाव नहीं इंक्रीज हुए थे। अब शायद होता हुआ हो सकता है कि भाव इंक्रीज होते हुए दिखाई दे। मगर देखिए, दूसरी तरफ एक चीज और है, क्योंकि जी। क्रूड के भाव से उतना ज्यादा इम्पैक्ट भारत को नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हम पैदा करते हैं, चाहे खाद्य तेलों में या तिलहन में या दलहन में, उस पर हम काफी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हाँ, कुछ हद तक तो इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे। मगर कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो अब हर एक इकोनॉमी के लिए है, हम्म। जिसमें सबसे बड़ा जो रहा है पार्ट वो क्रूड का ही रहा है, क्योंकि क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, क्योंकि हमने जापान की मीटिंग भी यही देखी थी, उन्होंने भी यही बोला था कि इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो गया तो हो सकता है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दें। तो वो इंटरेस्ट रेट वहाँ वहाँ के लिए भी चैलेंजिंग है। और हमने जो लास्ट आरबीआई की मीटिंग देखी थी उसमें भी उन्होंने क्लियर बोला था कि जो इन्फ्लेशन कंसर्न है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स को ये फियर है कि क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अनुज जी, क्रूड के भाव जो बढ़ रहे हैं उसका असर सोना चांदी और मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। सोने पर भी लगातार दबाव बना हुआ है, चांदी पर भी लगातार दबाव बना हुआ है। और जहां चांदी पिछले काफी दिनों से स्टेबल थी, वो अब 70-71 डॉलर के रेट तक आने दिखाई देने लगी है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी हमने देखा था, एक अगर आप आज से 10 या 15 दिन पहले की बात करेंगे तो 80-82 डॉलर के आसपास चांदी का भाव चल रहा था। करीबन 2,60,000 के आसपास भाव चल रहे थे। गोल्ड का भाव भी करीबन 4,700 डॉलर के आसपास था, 4,800 डॉलर के आसपास था। और करीबन 1,55,000 के आसपास के भाव चल रहे थे। तो वहां पर हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। गोल्ड का भाव अगर आप देखेंगे तो अभी करीबन 4,560 डॉलर के आसपास है, और इंटरनेशनली करीबन 72 डॉलर के आसपास है। तो हमने वहां पे बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। और एक फियर ये भी है कि अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से हो सकता है कि अगर सेंट्रल बैंक्स कोई मॉनेटरी टाइटनिंग करते हैं, हालांकि स्टेबल रखे हैं, वो भी एक पार्ट है मॉनेटरी टाइटनिंग का, तो अगर वो कुछ करते हैं आगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत प्रेशर और देखने को मिल सकता है गोल्ड सिल्वर में। यानी अभी और दबाव रह सकता है। जो लेवल अभी जो लोग कयास लगा रहे हैं कि ये 4,000 डॉलर के लेवल तक भी जा सकता है क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो आपको लगता है कि वैसा वैसा हो सकता है?
देखिए बिल्कुल लगता है कि प्राइजेस जो हैं वो थोड़ा डाउन हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से एक बिकवाली यहाँ पर आ सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म ये आउटलुक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत बड़ा इशू है क्रूड के प्राइसेस को लेके। हाँ। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता हुआ नहीं दिख रहा है, हाँ। और यूएस ने क्लियर कर दिया है कि, और वहां पे धमकी भी दी है ईरान को कि अब ईरान जो है ऐसे नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अगेन एस्केलेशन वाली बात यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में क्रूड के भावों में करीबन 10 से 12% की तेजी आ चुकी है। तो क्रूड के भाव भी यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर ऐसे क्रूड के भाव बढ़ते रहे तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर को वो सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि क्रूड के भाव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सब चीजों के लिए यहाँ पे जो है रोड मैप तैयार करेंगे। तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो क्रूड के भाव नीचे गिरेंगे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि भाई अब वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं है। मगर पिछले 2-3 महीनों में जो क्रूड के भाव बढ़े हैं उसका डेंट इकोनॉमिक्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज जी, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो अब संकट इतना बड़ा हो गया कि पहले जो युद्ध दिखाई दे रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में है, इसराइल के बीच में है, अब वो इकोनॉमिक वर्ल्ड वार में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है जब से ये ब्लॉकेड और ये कर्फ्यू शुरू हुआ है। और अब तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने, क्या एकदम साफ असर होने लगा है, बड़ा असर होने लगा है। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वॉर, वैसे तो वॉर रुक गया है कुछ हाँ। हद तक बारी वाला, बट अभी जो स्टेटमेंट वाला वॉर चल रहा है एक तरीके से गृह युद्ध टाइप का वॉर हो गया, कोल्ड वॉर टाइप का वॉर चालू हो गया। तो यहाँ पर जो कि थोड़ा सा उसके मुकाबले ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर किसके माइंड में क्या चल रहा है नोबडी नोज। और उसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट लगा सकता है। ऐसे में देखिए हो सकता है कि आगे चलकर आपको ट्रेड वॉर के भी और ज्यादा बड़े संकेत यहाँ पर होते हुए दिखाई दें। ईरान को लेके टाइटनिंग होती हुई दिखाई दे। देखिए एक बड़ा स्टेप अगर आप देखेंगे तो यूएई जो है ओपेक प्लस मेंबर से अलग हो गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आया इस वॉर की वजह से। तो देखिए ये कि बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि अगर ऐसी वॉर रहा तो हो सकता है कि आगे भी जो टूट है ग्रुप्स के अंदर वो आपको देखने को मिले। तो अगर ऐसी बिखावट ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलेगी तो वो इकोनॉमिक्स के लिए नेगेटिव होगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से बहुत सारी चीजें जो सामने देखने को मिल रही हैं। अनुज जी, लेकिन ओपेक से जो यूएई अलग हुआ, तो ओपेक एक तरह से रेगुलेट भी करता था कि तेल के दाम ये रहेंगे। अब यूएई के पास ये वो रहेगी कि वो अपने तेल के दाम क्या रखता है, किस तरीके से रखता है। तो यानी क्रूड के दाम जो यूएई के हैं वो अपने बढ़ाने का भी खतरा दिखाई देता है, और भारत भी उससे 12-15% क्रूड ऑयल लेता है। देखिए यहाँ पर एक ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि ओपेक की तरफ से उसका कोटा करीबन 3.2 मिलियन बैरल पर डे का रखा गया था, हाँ। जबकि उसकी कैपेसिटी करीबन 5 मिलियन बैरल पर डे के हाँ, हिसाब वो से है। चाहता भी वही है। तो देखिए यूएई ये चाहता है कि भाई जब उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है क्रूड के उसमें, तो वो उसको प्रोडक्शन भी पूरी तरीके से करे। और वो चाहता है कि ये मौका है कि आप मैक्सिमम क्रूड ड्रिल करके जो लोगों की सप्लाई डिमांड है उसको वो पूरा कर सके, सप्लाई पूरी कर सके। तो हाँ। अगर वो मैक्सिमम क्रूड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ओपेक से बाहर निकला है कि अब वो अपनी मन मर्जी का क्रूड प्रोड्यूस करेगा और उसको मार्केट में बेचेगा। हालांकि जो प्राइसेस हैं वो तो ग्लोबल लेवल पर डिसाइडेड है कि भाई किस लेवल पे भाव चल रहे हैं, तो उसमें तो उसका कोई इशू ही नहीं है। मगर केवल सिर्फ उसको ये था कि भाई वो एक रेस्ट्रिक्टेड ना रहे प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि यूएई के अंदर जो प्रोडक्शन है वो काफी है, और वो यहाँ पे चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो मैक्सिमम क्रूड ड्रिल करे और जो सप्लाईज हैं, जो डिमांड है उसको पूरा सप्लाई करता हुआ नजर आए, जिससे कि जो हाइयर प्राइस बढ़े हैं उसका बेनिफिट उसको मिल सके। हाँ। अनुज जी, सोने और चांदी पर थोड़ी सी और बात करना चाहूँ तो गोल्ड पर और चांदी पर जिस तरीके का अब ये दबाव है, क्या ये चिंतित भी करता है? क्या ये देखने में थोड़ा डर भरा भी दिखाई देता है? देखिए ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि $4 तक लेवल आए थे हाँ। गोल्ड के, और करीबन $60-62 तक चांदी के लेवल भी आए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चिंतित करने वाली बात है। बट हाँ ये जो वॉर है, क्योंकि अगर वॉर अगर लंबे समय तक चला तो क्रूड के भाव एलिवेटेड रहेंगे, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो रहेगा, जो कि गोल्ड सिल्वर पे हमेशा से एक नकेल बांध के रखेगा। तो जो एक फ्री फ्लाई होता है गोल्ड सिल्वर का वो नहीं हो पाएगा, एक बंदिश में बंद के रह जाएगा। और हम देख भी रहे हैं पिछले 3 महीनों से गोल्ड सिल्वर के भाव एक काफी टाइट रेंज में चल रहे हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या होता है कि जनरली जो छोटे निवेशक होते हैं, जो ये सोच के चलते हैं कि भाई अगर इक्विटी में पैसा नहीं बन रहा तो गोल्ड में पैसा बनता हुआ नजर आएगा, तो वो शायद जो है मार्केट से बाहर आउट होते हुए दिखाई दें।
लोग पोर्टफोलियो में अपने गोल्ड को अपने जगह रख रहे थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो वो कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ ना नजर आए। तो ये कि थोड़ा सा चिंता की ये बात है कि जो लोग एक रिटर्न के लिए काम कर रहे थे वो शायद यहाँ पर उतनी ना देखने को मिले, क्योंकि जिन्होंने 2024 2025 की आरओआई देखी गोल्ड हाँ। सिल्वर के अंदर, कहीं वो उस आरओआई को देखकर अगर वो एंट्री कर गए हैं, तो शायद उनको इस बार उतनी एंट्री उतना आरओआई उतना रिटर्न देखने को ना मिले। तो छोटे निवेशक करे क्या सर? 1.5 साल से तो इक्विटी मार्केट भी उसे रिटर्न नहीं दे रही है, और अब गोल्ड सिल्वर पर भी एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है। और इस मीटिंग का क्या असर होते हुए देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों पर किस तरीके का असर दिखाई दे सकता है अनुज जी? देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में एक मोमेंटम आया है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है, जिसका असर आपको बाकी एसेट क्लास में देखने को मिलेगा, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे आपकी क्रिप्टो करेंसी हो। सभी के अंदर हमने कल एक अच्छा फॉल आते हुए देखा था। मुझे लगता है कि इस इंटरेस्ट रेट की वजह से और जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। हमने कल डाउ के अंदर भी बड़ी गिरावट आते हुए देखी, तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट का आउटलुक जो है थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, कोई ज्यादा तेजी मंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में हो सकता है कि आपको हाईयर लेवल पे बिकवाली देखने को मिले। यानी कि बिकवाली मिलेगी तो अभी तैयार रहना पड़ेगा थोड़े और डाउनफॉल देखने के लिए। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि जो छोटे निवेशक हैं उनको डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि वेट करना पड़े। तो मेरे हिसाब से तो उनको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर लेना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं, बट एग्रेसिव मोड में आके खरीदारी ना करें। हमारी तो यही सलाह है, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व का स्टांस आया है वो लगता है कि थोड़ा सा अभी लंबे समय तक चलने वाला है। तो ऐसे में शायद आपको उतना एग्रेसिव रिटर्न देखने को ना मिले। तो बेटर है कि अगर आपको लगता है कि गोल्ड लेना है, कंपलसरी है, तो आप ले सकते हैं। और आपको अगर वैसे भी लेना है तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी करके ऐड कर सकते हैं। अनुज जी, कल अभी क्योंकि कल परसों मैं डॉइचे बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और वैसे भी अधिकतर जो है वो अभी भी बुलिश बने हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक को लेकर के, इस साल के एंड को लेकर के काफी पॉजिटिव है। तो क्या इसी तरह अगर, लेकिन युद्ध को लेकर के तो अभी तक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक गोल्ड को एक अच्छे उस पर देखा जा सकता है साल के अंत में। देखिए बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि आपको साल के एंड तक, क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन तो होगा। वाह। अब इट विल टेक टाइम, कि आपको हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन या एक महीने में ओपन होता हुआ दिखाई दे। तो जैसे ही ओपन होगा तो क्रूड के भाव एकदम से करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो अगर वो करेक्ट होते हैं तो फिर आपको एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा भी मानना है कि दिवाली तक आपको गोल्ड के भाव 5,000 से लेकर $5,200 के आसपास तक, और चांदी में भी आपको 85 से लेकर $90 तक के लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे। तो ये दिवाली और ईयर एंड आउटलुक रहेगा। मगर फिलहाल क्योंकि जनरली आप देखिए, अगर हम एक डोमेस्टिक लेवल भी बात करें, तो जनरली मई और जून के महीने में जनरली उतनी खरीदारी देखने को नहीं मिलती है। हाँ। थोड़ा मार्केट म्यूट रहता है। तो फेस्टिवल सीजन आपके जुलाई के बाद से चालू होते हैं, जुलाई अगस्त से। तो हो सकता है कि फिर आपको वहां पर अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे। बट मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में कोई ज्यादा आपको उठापटक देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट बहुत म्यूट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चीजों पर जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया।